हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेके इंस्टीट्यूट। चलिए आज से स्टार्ट कर देते हैं हम लोग अपना आईपीएससी नोमेनक्लेचर वाला पार्ट। इससे पहले हम लोगों ने बहुत सी चीज़ें पढ़ रखी है, ठीक है। तो पिछली क्लास में आपने जैसे देखा कि कुछ छोटी मोटी बातें हमने सीखी जो कि आईपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो और जैसा कि आपको पता है कि हमने स्टार्टिंग से अपना ये जो चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला है बहुत ही हमने डिटेल से बहुत ही अच्छे वे में हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। जितनी चीज़ की हमें रिक्वायरमेंट है वो सारी चीज़ें हम पढ़ते जा रहे हैं। आपको बिल्कुल प्लेलिस्ट मिल जाएगी, सीरीज मिल जाएगी, ठीक है। आप सीरीज जाकर देख सकते हैं, ये एक एज अ वेब सीरीज हमारे पास है, ठीक। तो बहुत सारे एपिसोड्स आपके पास हैं, एपिसोड्स देखिए, आप इंजॉय करिए, ठीक है। तो चलिए आज हम बात कर लेते हैं सर आईपीएससी नोमेनक्लेचर के बारे में, यानी कि कार्बनिक यौगिक का नामकरण, ठीक। देखिए अब ये टॉपिक बिल्कुल नया नहीं है ना। 10th क्लास में हम पढ़ते ही हैं कार्बन के यौगिक के बारे में, एंड वहाँ पर हम नोमेनक्लेचर के बारे में भी पढ़ते हैं, नामकरण के बारे में भी पढ़ते हैं, ठीक। तो कुछ छोटी मोटी बातें हैं जो कि हमेशा से आपको पता होती है ना, और मैं भी आपको बताऊंगा, ठीक। और जो इंपॉर्टेंट बात है वहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक। तो जो कहानी है वो मैं कहानी आपको समझा देता हूँ, फिर जो एक्चुअल में जो मुझे समझाना है उस पर हम लोग आते हैं, ठीक। क्या क्या सर पहले की बातें है ना, कुछ बातें ये है कि सबसे पहली बात तो क्या रिक्वायरमेंट है नोमेनक्लेचर की, ठीक। तो हमें पता है कि सर कार्बन से बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी बहुत ही ज़्यादा है। कार्बन में सर श्रृंखलन का गुण है, इस श्रृंखलन के गुण की वजह से कार्बन के बहुत ज़्यादा कंपाउंड्स हैं, ठीक है। कार्बन के लगभग लाखों में करोड़ों में कंपाउंड्स हैं, ठीक। तो इतने सारे यौगिकों का नाम लिखना एक हमारे पास बहुत ही बड़ा टास्क है, ठीक। इतने सारे यौगिक का हम लोग नाम याद नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको जैसा कि ये फील हुआ, तो इस वजह से क्या हुआ कि हमारे पास एक ऐसा रूल होना चाहिए, एक ऐसा सेट ऑफ रूल बना दिया गया जिसके अकॉर्डिंग हम लोग कार्बन के यौगिकों का नाम लिखा करेंगे, ठीक। तो इन्हीं सब रूल्स को मिला के हम क्या बोलते हैं सर, आईपीएससी नोमेनक्लेचर, ठीक। चलिए तो इससे पहले आपको पता है, ठीक है, सबसे स्टार्टिंग में क्या होता था कि हम लोग सोर्स के बेसिस पे नाम लिखा करते थे, ठीक। जैसे कि जो रेड आंट है, लाल चींटी है, एक्चुअल में क्या था ना कि जिस समय ये सारी चीज़ें चल रही थी, है ना, जब हम लोग इन सब चीज़ों का अध्ययन कर रहे थे, ठीक है, जब ये केमिस्ट्री का अध्ययन हो रहा था उस वक्त जब नेमिंग की बातें आई, है ना, तो उस ज़माने में हमारे पास लैटिन और ग्रीक नाम के वर्ड चलते थे। उस समय हम लोग लैटिन एंड ग्रीक भाषा में लिखा करते थे, ठीक। तो रेड आंट, लाल चींटियों का उस समय नाम क्या था, फॉर्मिकस। ये लैटिन या फिर ग्रीक में से कोई है, कौन सा है उससे हमें मतलब नहीं है, ठीक। जैसे कि रेड आंट को हम बोलते थे फॉर्मिकस, ठीक। अब रेड आंट, लाल चींटियों में एक अम्ल पाया जाता है, ठीक है, तो उस अम्ल का नाम इस फॉर्मिकस से रख दिया गया, फॉर्मिक एसिड। आपको पता भी है कि लाल चींटियों में सर फॉर्मिक एसिड होता है। अब फॉर्मिक एसिड अपना एक ऑर्गेनिक वाला कंपाउंड है, ठीक है। तो पहले क्या था कि जो अपना एसिड, फॉर्मिक एसिड जो अपना कंपाउंड है, इसका सोर्स क्या है, सोर्स के नेम के आधार पर इस यौगिक का नाम रख दिया। सोर्स क्या था, लाल चींटी, रेड आंट, जिसे हम फॉर्मिकस बोले। अब फॉर्मिकस से मैंने क्या नाम रख दिया, फॉर्मिक एसिड, ठीक है। यानी कि सर स्टार्टिंग में सोर्स के बेसिस पे नाम लिखते थे, ठीक है, सिंपल सी बात। ऐसा एक एग्जांपल और देख लेते हैं हम लोग, जैसे कि विनेगर को हम क्या बोलते हैं, सिरका। उस वक्त क्या बोलते थे सर इसे, एसीटम। क्या था नाम इसका, एसीटम। तो एसीटम यानी कि विनेगर में एक अम्ल पाया जाता है, उस अम्ल का क्या नाम रख दिया गया, एसिटिक एसिड। तो एसीटम से क्या नाम रख दिया हम लोग, एसिटिक एसिड, ठीक है। तो सिंपल सी बात है सर, स्टार्टिंग में हम लोग सोर्स के बेसिस पे कार्बनिक यौगिक का नाम रखते थे, ठीक। लेकिन अब वही प्रॉब्लम है, इतने सारे सोर्स हैं, नाम लिखते जाएंगे तो बहुत ज़्यादा नाम हो जाएंगे, इतने लाखों नाम को याद रखना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। तो फिर इन सब चीज़ों को हटाकर मेरे पास नए नए रूल्स बनाए गए, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट बात है, जो सोर्स के बेसिस पे नाम रखते थे ना, इसे हम बोलते हैं ट्रिवियल नेमिंग। क्या बोलते हैं सर, निरर्थक पद्धति। ट्रिवियल नेमिंग सिस्टम इसे हम बोलते हैं, निरर्थक पद्धति सिस्टम, ठीक है। या फिर इसे हम कॉमन नेमिंग भी बोलते हैं, साधारण नाम, ठीक है। तो जो ट्रिवियल नेम है, जो सोर्स के बेसिस पे नेम है, ये ट्रिवियल नेम या फिर कॉमन नेम इंपॉर्टेंट होते हैं, है ना। किन किन यौगिकों के मुझे कॉमन नेम भी ध्यान में रखने हैं वो मैं आपको पढ़ाते वक्त आपको बताता चलूँगा, ठीक है। तो सर यहाँ से एक बात क्लियर है कि उस समय सोर्स के बेसिस पे नाम रखते थे, जिसे हम लोग ट्रिवियल नेमिंग सिस्टम बोलते हैं, निरर्थक पद्धति सिस्टम बोलते हैं, ठीक है, हिंदी वाला नाम। या फिर इसे हम लोग सर कॉमन नेमिंग सिस्टम भी बोलते हैं, ठीक है। चलिए, तो बहुत ज़्यादा सोर्स थे, इतने सोर्स के बेसिस पे इतने लाखों कंपाउंड के नेम याद रखना पॉसिबल नहीं था। तो फिर बीच में एक नया सिस्टम बनाया गया जिसे हम क्या बोलते हैं सर, जेनेवा सिस्टम, ठीक है। तो जेनेवा सिस्टम के अकॉर्डिंग भी रूल्स बनाए गए थे। इनके रूल्स के अकॉर्डिंग हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नाम लिखते थे, लेकिन ये सिस्टम कॉम्प्लेक्स वाले कंपाउंड के लिए अप्लीकेबल नहीं था। जो बहुत ही जटिल यौगिक होते हैं ना, जिनका नाम बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, वहाँ पर ये अप्लाई नहीं हो पाता था। तो इसके बाद जो सबसे नया सिस्टम आया, जिसे हम सर क्या बोल रहे हैं, आईपीएससी
नोमेनक्लेचर, है ना, IUPAC सिस्टम। तो अब इस IUPAC सिस्टम के अकॉर्डिंग ही हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिखते हैं। तो हम लोग फिलहाल, है ना, स्टार्ट करते हैं अपने इसी इंपॉर्टेंट वाले पार्ट से, IUPAC सिस्टम से, ठीक है। और ये जो फालतू की हिस्ट्री की बातें हैं इनसे मुझे इतना मतलब नहीं है, मैंने आपको जानकारी के लिए समझा दिया, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, तो जो काम की बात है उसी पे हम लोग आते हैं, ठीक। तो हाल फिलहाल हमने ये समझ लिया कि सर अपने पास ट्रिवियल नेमिंग सिस्टम होता है जिसे हम लोग कॉमन नेमिंग सिस्टम बोलते हैं, ठीक है, निरर्थक पद्धति बोला करते हैं। इसके बाद जेनेवा सिस्टम भी आया, फिर आया सर IUPAC नोमेनक्लेचर, ठीक है, IUPAC सिस्टम, ठीक। तो हमें दरअसल IUPAC, IUPAC बोल देते हैं हम लोग शॉर्टकट के लिए, तो IUPAC नोमेनक्लेचर पढ़ना है, नोमेनक्लेचर यानी कि IUPAC नामकरण। फुल फॉर्म वगैरह आपको सबको पता है, ठीक है। तो हम उन सब चीज़ों में, फालतू की चीज़ों में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। फिलहाल हम लोग उन रूल्स पे आते हैं कि किस तरीके से हम नाम लिखेंगे और कैसे आप नेम लिखने पर अपने आप को, है ना, एज अ जोशफुल महसूस कर पाओगे। तो हम नेम पर आते हैं, ठीक है। चलिए, तो देखिए, सबसे पहले IUPAC नोमेनक्लेचर के लिए जो सबसे पहला रूल है उसको हम लोग समझ लें। तो क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट है? सर मुझे चाहिए शब्द मूल। क्या चाहिए सर? शब्द मूल, ठीक है। शब्द मूल, शब्द मूल क्या होता है, ठीक, हमें शब्द मूल पता होना चाहिए, ठीक। चलिए, हम जानते हैं ना कि जब भी हम किसी कार्बनिक यौगिक का नाम लिखते हैं तो कार्बनिक यौगिक में तो सर कार्बन होता है, यानी कि सर मुझे कार्बन की गिनती करनी होती है। अब कार्बन की गिनती करेंगे तो एक हाईएस्ट नंबर ऑफ कार्बन मुझे मिलेगा, तो उस कार्बन के संगत क्या नाम होगा, उस नाम को हम सर क्या बोलते हैं? शब्द मूल, ठीक है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए फिर से बता दूं, ये सभी जो मैं रूल्स आपको बता रहा हूँ ये रूल्स पूछे नहीं जाएंगे एग्जाम में, ठीक है। इन रूल्स का यूज़ करके मुझे नेम लिखना आना चाहिए, है ना। तो आखिरी में आप नाम लिखने के कैपेबल हो जाओगे, है ना। आपके अंदर इतनी पावर आ जाएगी कि आप इन यौगिक का देखकर नाम तुरंत लिख लोगे। नाम लिखने में आपको किसी भी टाइप की कोई भी तकलीफ नहीं होगी, जो कि आपके एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, तो हम बात करते हैं सर IUPAC नोमेनक्लेचर पे एंड शब्द मूल पे, ठीक। देखिए, चलो मैं इसको रफ कर दूं, है ना, उसके बाद आते हैं, ठीक है। चलिए, तो जो अपना IUPAC है ना, इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सर शब्द मूल पे। शब्द मूल, शब्द मूल को सर हम बोलते हैं वर्ड रूट, वर्ड रूट, है ना। 10th में आपने पढ़ा होगा, मैं फ़िलहाल फिर से बता देता हूँ जिससे कि आपको ध्यान रहे, ठीक है। एक सिस्टमेटिक वे से हम पढ़ते चलेंगे। शब्द मूल एक्चुअल में क्या है सर? हमारे पास है कार्बनों की संख्या, है ना। क्या है सर? कार्बनों की संख्या। तो मैंने आपको जैसा कि बताया, जब हम नाम लिखेंगे किसी कार्बनिक यौगिक का तो मुझे वहाँ पर कार्बन को गिनती करनी पड़ेगी, है ना। हम कार्बन की गिनती करते हैं, तो कार्बन की गिनती करते करते लास्ट में एक हाईएस्ट कार्बन का नंबर आएगा, तो उस कार्बन के संगत मैं क्या नाम लिखूंगा, उसी नाम को हम सर क्या बोलते हैं, है ना, शब्द मूल, ठीक। चलिए, तो मैं एक टेबल आपके लिए बनाता हूँ जहाँ पर मैं यहाँ लिखूँगा कार्बन का संख्या, ठीक है, और यहाँ पर मैं उसका नाम लिखूँगा, ठीक है। ये सब कुछ आपको पता है, बस एक बार फॉर्मेलिटी के लिए मैं लिख देता हूँ, ठीक। अब आपको सर पता है कि अगर 1 कार्बन होता है तो इसके संगत सर नाम क्या लिखते हैं हम लोग? मैथ। क्या बोलते हैं सर हम लोग? मैथ। अब देखिए, हिंदी में नाम बिल्कुल सेम है, मैथ। 2 कार्बन सर होता है तो सर नाम क्या होता है? एथ, एथ, मैथ, एथ। पता है आपको? फटाफट कर लेते हैं, आपको पता है? प्रोप, ठीक है, प्रोप, मैथ, एथ, प्रोप, फिर ब्यूट, फिर क्या सर? ब्यूट। सर ये याद ही नहीं होता है, याद हो जाएगा, बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। फिर सर 5 से सर पेंट, पेंट। सर कहाँ तक याद रखना है ना? 10th तक याद रखते हैं हम लोग, 10th के आगे रिक्वायरमेंट पढ़ते ही नहीं कभी, है ना, या फिर 11-12 की रिक्वायरमेंट पड़ जाती है बस, इसके आगे तक हमें यूज़ में नहीं आता है। 6 से सर हेक्स होता है क्या? हाँ, हेक्स होता है, ठीक है। तो हिंदी का नाम आपको बिल्कुल पता है, हेक्स, ठीक। एंड ऐसे ही सर अगर 7 हो जाए, 7 कार्बन होगा तो सर हेप्ट बोलते हैं क्या? हाँ, हेप्ट बोलते हैं, सर पता है मुझे, हेप्ट, ठीक है, सिंपल सी बात। 8 होगा तो सर ऑक्ट बोलते हैं क्या? हाँ, 8 से ऑक्ट बोलते हैं, ऑक्ट, तो ऑक्ट,
है ना। 9 से सर C9, 9 कार्बन होगा तो सर नोन बोलते हैं, नोन है ना। 10 होगा तो सर क्या बोलते हैं सर हम लोग, डेक बोलते हैं, डेक है ना। 11 होगा तो 11 अनडेक, 12 डोटेक, ठीक, उसका रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक। तो मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, ठीक। तो ये जो हमारे पास कार्बन थे 1 2 3 4 5 6 7 है ना, तो इन कार्बन का नाम क्या होगा। जब 2 कार्बन होता है तो सर ये नाम होता है, जब 10 कार्बन होता है तो सर डेक नाम होता है। तो ये नेम हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है मतलब आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, तो ये नाम आपके ज़ुबान पे होना चाहिए एंड इसे मुझे याद रखना है, ठीक है, मुझे याद रखना है। सबसे पहले जो मुझे ज़रूरत है जिस चीज़ की, वो सर क्या है, शब्द मूल है, ठीक। आप लोग लिख ले ज़रा वीडियो को पॉज करके, फिर हम आगे बात करते हैं, है ना, ठीक है। तो इतना लिख लिया आपने, चलिए। तो इसमें कुछ नया बताने के लिए कुछ भी नहीं है ना। तो अगर जब जो चीज़ जैसा कार्बन होगा उस कार्बन के कोरिस्पॉन्डिंग नाम मुझे पता होना चाहिए, है ना, आपको पता है बिल्कुल, तो ये नाम मुझे याद होना चाहिए। अब इसका यूज हम कहाँ करेंगे, नेमिंग लिखते वक्त करेंगे, ठीक। चलिए अब देखिए, शब्द मूल के बाद जो अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है जिसे हम बोलते हैं सर, ठीक, प्रीफिक्स। क्या बोलते हैं सर हम लोग, प्रीफिक्स, यानी कि पूर्व लग्न, प्रीफिक्स, है ना। तो सर पूर्व लग्न, नाम सुना, पूर्व लग्न, बड़ा हो छोटा हो, पूर्व लग्न, है ना, ऐसे। अब देखिए बेसिकली प्रीफिक्स क्या होते हैं उस पर हम बात करते हैं सर। प्रीफिक्स सर 2 प्रकार का होता है। एक को सर हम बोलते हैं प्राथमिक, प्राइमरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, है ना सर। दूसरा क्या है, सेकेंडरी, सेकेंडरी प्रीफिक्स, यानी कि प्राथमिक पूर्व लग्न, प्राथमिक पूर्व लग्न। तो हिंदी के नाम आप लोग चेक कर लीजिएगा ना, द्वितीयक, द्वितीयक, ठीक है, पूर्व लग्न, पूर्व लग्न। मैं अभी आपको समझाता हूँ, ठीक। तो आपने क्या लिख लिया, हेडिंग लिखा था आपने, ठीक। उसके बाद आप यही लिख लो, इतना आपने लिख लिया, ठीक है। अब आप लिख ले प्रीफिक्स, यानी कि प्रीफिक्स का मतलब क्या अभी हम लोग समझते हैं, पूर्व लग्न, ठीक है। प्राइमरी प्रीफिक्स होता है अपने पास, सेकेंडरी प्रीफिक्स होता है। अब ये क्या होता है इस पर हम बात करते हैं, एक बार मैं रफ करके आता हूँ, ठीक है, छोटे से ब्रेक के बाद, ठीक है। तो हम आज की क्लास में रूल्स देख लेते हैं, फिर अगली क्लास से हम लोग नेमिंग पे बात करेंगे फटाफट, ठीक। तो सर आपने बोला कि जो अपना पूर्व लग्न है, ठीक, जो आपने बोला कि जो अपना पूर्व लग्न है, ऐसे कर लेते हैं हम लोग, देखो प्रीफिक्स, ठीक है, प्रीफिक्स यानी कि सर पूर्व लग्न क्या होता है, बात करते हैं फटाफट। हाँ जी, आपने सर ये बोला कि जो प्रीफिक्स होता है वो सर अपना 2 प्रकार का होता है, ठीक है, 2 प्रकार का होता है। एक को सर हम लोग बोलते हैं प्राइमरी प्रीफिक्स, सेकंड अपना सर होता है सेकेंडरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स, है ना सर। मुझे इस बात में कोई भी तकलीफ नहीं है कि प्राइमरी का मतलब सर प्राथमिक प्रीफिक्स है, प्राथमिक पूर्व लग्न है, इसका मतलब सर द्वितीयक पूर्व लग्न है, ठीक। अब देखिए प्राइमरी प्रीफिक्स तब आएगा जब अपना यौगिक चक्रीय होगा, सर कैसा होगा, चक्रीय यौगिक, ठीक है। तो जब हम चक्रीय यौगिक का नामकरण पढ़ेंगे तब वहाँ पर प्राइमरी प्रीफिक्स यूज होता है, ठीक। अच्छा सर, प्राइमरी प्रीफिक्स को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं क्या, हाँ ऐसे भी लिखते हैं, प्राइमरी प्रीफिक्स यानी 1 डिग्री। सेकेंडरी प्रीफिक्स को सर हम लोग 2 डिग्री प्रीफिक्स भी लिखते हैं क्या, हाँ बिल्कुल 2 डिग्री प्रीफिक्स, है ना, ऐसे। अब इसका मतलब कि सर जो मेन इंपॉर्टेंट खास बात है ना वो सेकेंडरी प्रीफिक्स को लेकर है। किसको सर, सेकेंडरी प्रीफिक्स को लेकर है, ठीक, यानी कि द्वितीयक प्रीफिक्स, है ना। अब देखिए स्पेशली जब साइक्लिक वाला यौगिक होगा, जब साइक्लिक कंपाउंड आते हैं, चक्रीय यौगिक होते हैं, ये क्या होते हैं हम पढ़ चुके हैं इससे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में, ठीक। तभी हम प्राइमरी प्रीफिक्स का यूज़ करेंगे, ठीक। हर प्रीफिक्स के संगत एक नाम होता है।
तो जब चक्रीय यौगिक आएगा तो वहाँ पर प्रीफिक्स का क्या नाम होगा सर? साइक्लो। क्या नाम होता है सर? साइक्लो। ठीक है, साइक्लो। वहाँ पे समझेंगे हम लोग अभी जब हम पढ़ेंगे, जब हम साइक्लिक यौगिक का नामकरण पढ़ेंगे तब। ठीक है, साइक्लो। अब यहाँ पे हम आते हैं। ठीक, फिलहाल अभी हम जो पढ़ने वाले हैं, हम अभी ओपन चेन कंपाउंड का नाम पढ़ने वाले हैं, है ना। आपको याद है विवृत श्रृंखला यौगिक, यानी कि जो यौगिक विवृत श्रृंखला होते हैं, क्लासिफिकेशन में हम पढ़ चुके हैं। ठीक, तो अभी हम ओपन चेन कंपाउंड के नाम पढ़ने वाले हैं, उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे सर? साइक्लिक वाले कंपाउंड के नाम। ठीक, तो ओपन चेन कंपाउंड में मेरे पास सेकेंडरी प्रीफिक्स यूज़ होगा, सिंपल सी बात है, और साइक्लिक वाले कंपाउंड में मेरे पास सर प्राइमरी प्रीफिक्स यूज़ होता है। ठीक, सर ये होते क्या है? आर को बोलते हैं सर हम एल्काइल ग्रुप। क्या बोलते हैं सर? एल्काइल ग्रुप। ठीक, अच्छा, इससे पिछली क्लास में मैंने आपको एल्काइल ग्रुप पढ़ाया था, याद है? मैंने फिलहाल उस वक्त मैंने ये नहीं बताया आपको, आर को बोलते हैं हम एल्काइल ग्रुप। क्या बोलते हैं सर? एल्काइल ग्रुप। आपको पता भी होगा, है ना। तो सर मुझे आज से पता चल गया। अच्छा, ये सर वही है क्या जो आपने पिछली क्लास में पढ़ाया था? हाँ, पिछली क्लास में पता था ना, एल्काइल ग्रुप, एल्केन से एक हाइड्रोजन कम कर देते हैं तो सर एल्काइल ग्रुप बनता है। फिर बहुत सारे हमने ग्रुप भी पढ़े थे उसके बाद। ठीक, तो एल्काइल ग्रुप को हम लोग जनरल क्या लिखते हैं? सामान्य रूप से हम क्या लिखते हैं? आर। जहाँ पर भी ऐसे आर लिख कर आए इसका मतलब कि सर वो एल्काइल ग्रुप है। ये सिंगल बॉन्ड किसके लिए सर है? वैलेंसी के लिए। जैसे कि आप देखो CH3 मिथाइल, ठीक है, ऐसे ही C2H5 सर इथाइल। तो मिथाइल, इथाइल, ये सब सर क्या है? एल्काइल ग्रुप है। तो हर प्रीफिक्स के अकॉर्डिंग कोरिस्पॉन्डिंग एक नेम होता है। तो जैसे एल्काइल ग्रुप है तो अगर CH3 होता है तो सर मुझे आज से पता चल गया कि CH3 एक सेकेंडरी प्रीफिक्स है, एक द्वितीयक प्रूलग्न है, और CH3 का नाम सर क्या होता है? एल्काइल से मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल। ठीक है, ऐसे। तो ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, आपको याद है? ठीक, चलिए इसके बाद सर जो अपने एक्स होते हैं, यानी कि हैलोजन सर किस में आते हैं? प्रीफिक्स में आते हैं। सर कौन सा प्रीफिक्स? सेकेंडरी प्रीफिक्स, हैलोजन। ठीक, याद रखना। सर आप बार बार इंग्लिश क्यों बोल देते हो, है ना? इंग्लिश का नाम सुने आप, है ना, क्योंकि मैंने आपके लिए एक बार हिंदी का नाम बोल दिया है। ठीक, तो फिलहाल ये सब चीज़ें समझना इंपॉर्टेंट है एट द एंड। ठीक, और किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का आपको नाम लिखना आना चाहिए। ठीक है, तो हिंदी इंग्लिश का इतना मतलब नहीं है, मिक्स करके पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए सर एक्स को बोलते हैं हम लोग हैलोजन। हैलोजन का मतलब सर होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, ये तो बात आपको पता है ना। एक्स का मतलब सर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जो अपने ग्रुप 17 वाले एलिमेंट होते हैं वो चीज़। ठीक, अच्छा सर आपने ये बोला कि हर प्रीफिक्स के संगत उसका एक नाम होता है। तो जब फ्लोरीन होगा तो उसका नाम सर क्या होगा? उसे हम बोलते हैं सर फ्लूरो। क्या बोलते हैं सर? फ्लूरो। यानी कि जब हम IPSC नाम लिखेंगे और यौगिक में अपना F आ जाएगा, फ्लोरीन आ जाएगा, तो उसे मैं फ्लूरो लिखता हूँ। क्या लिखता हूँ सर? फ्लूरो। अब ऐसे सर Cl होगा तो क्लोरो। हाँ बिल्कुल, क्लोरो। अब क्लोरो सर हिंदी में सेम वैसे ही जैसे इंग्लिश में क्लोरो। अब सर मुझे समझ में आ गया, Br होगा तो सर मैं ब्रोमो लिखूँगा। क्या? हाँ ब्रोमो। अब सर हिंदी में बिल्कुल सेम वैसे ही ब्रोमो, कोई भी दुख तकलीफ नहीं है। ठीक, तो फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो। और सर अगर आई होता है तो आयोडो। क्या? हाँ आयोडो। तो हिंदी में भी सर कोई तकलीफ नहीं है, आयोडो। ठीक है, तो बात समझ में आता है। तो हमारी ज़िंदगी में दो नाम जुड़ गए सर, सेकेंडरी प्रीफिक्स जुड़ गया। और सेकेंडरी प्रीफिक्स अपने लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक हम ओपन चेन कंपाउंड पढ़ेंगे, है ना, तब तक मेरे पास सेकेंडरी प्रीफिक्स ही यूज़ होगा मेजर। अब उसमें भी एल्काइल ग्रुप ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एल्काइल समूह इंपॉर्टेंट है। ठीक, उसके बाद सर हैलोजन इंपॉर्टेंट है, हैलोजन। अब इनके नाम भी होते हैं इस तरीके से, है ना। यहाँ तक बात क्लियर है? चलिए ठीक, और भी सर होते हैं क्या? हाँ, जैसे कि NO को हम बोलते हैं नाइट्रो। ऐसे सर NO को बोलते हैं हम नाइट्रोसो। ये लिखा है सर नाइट्रो। क्या लिखा है सर? नाइट्रो। ये सर लिखा है नाइट्रोसो। ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, तो क्या सर यूज़ नहीं होते? यूज़ होते, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं आपको बस बता दे रहा हूँ। सबसे ज़्यादा यूज़ सर क्या होगा? एल्काइल ग्रुप, फिर सर हाइड्रोजन यूज़ होगा। इसके बाद कब्ज़दार NO2 नाइट्रो, NO नाइट्रोसो। ऐसे ही OR होता है एल्कॉक्सी। सर क्या होता है? OR एल्कॉक्सी, ठीक है, लिख देता हूँ एल्कॉक्सी। ठीक है, ऐसे लिखते हैं हम लोग।
एल्कोक्सी, ठीक। हाँ जी, एल्कोक्सी ऐसे। ठीक है, तो ये कैमरे में आ रहा है एल्कोक्सी। तो बात समझ में आ गई सर। NO2 नाइट्रो, NO नाइट्रोसो, OR एल्कोक्सी, ज़्यादा सर किसका यूज़ होगा? एल्काइल ग्रुप का एंड हैलोजन का यूज़ होगा, ठीक। तो ये अपना हो गया सेकेंडरी प्रीफिक्स, ठीक, बात समझ में आती है। और ये अपना हो गया सर प्राइमरी प्रीफिक्स। चलिए, तो अब हम बात कर लेते हैं सर सफिक्स के बारे में, सफिक्स के बारे में, ठीक है। देखिए, प्रीफिक्स को ना हम साइड चेन भी बोलते हैं, सब्स्टिट्यूएंट भी बोलते हैं। अभी आगे चल के मैं आपको बताऊंगा, ठीक। फिलहाल इसको रफ करने के बाद मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, ठीक है। तो अभी हमने पढ़ा सर प्रीफिक्स, ठीक। तो प्रीफिक्स का एक और नाम सर होता है अपना साइड चेन, यानी कि पार्श्व श्रृंखला, या फिर इसे हम प्रतिस्थापी भी बोलते हैं, सब्स्टिट्यूएंट। ये तब समझ में आएगा जब हम आगे चल के जब हम नेमिंग की बात कर रहे होंगे प्रॉपर, तब, ठीक। तो फिलहाल जो भी मैंने अभी बताया आपको इतना आप समझिए, इसके बाद हम प्रीफिक्स को अभी और अच्छे से समझने वाले हैं, ठीक है, पूर्व लग्न को। इसके बाद जो हमें समझ में आना चाहिए, जिसका यूज़ हम करेंगे, ठीक। अभी आपको कहानी बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, है ना, जिसे हम बोलते हैं सफिक्स। क्या नाम है सर? सफिक्स अनुलग्न। क्या चीज़ सर? अनुलग्न, ठीक है, सफिक्स। अब देखिए, सफिक्स क्या होता है? सफिक्स इंफॉर्मेशन देता है, बताता है कि जो अपना यौगिक है ना, वो संतृप्त है या फिर असंतृप्त है, यानी कि संतृप्त या फिर, या नहीं लिखना चाहिए, संतृप्त और असंतृप्त, संतृप्त और असंतृप्त, ठीक है, संतृप्त। ये हिंदी काफ़ी ज़्यादा तकलीफ देती है, ठीक है, सही लिखा, ठीक। यानी कि सर सफिक्स अपना बताता है कि जो अपना कार्बनिक यौगिक है वो संतृप्त होगा कि असंतृप्त होगा। संतृप्त का मतलब सर क्या है? एल्केन से, यानी कि उसमें सिंगल बॉन्ड होगा। असंतृप्त का मतलब सर क्या है? एल्कीन एंड एल्काइन से। तो एल्केन, एल्कीन, एल्काइन होते हैं हाइड्रोकार्बन्स। एल्केन को बोलते हैं हम लोग संतृप्त हाइड्रोकार्बन, एल्कीन एंड एल्काइन को हम क्या बोलते हैं सर? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो इसी चीज़ का इन्फॉर्मेशन कौन देता है सर? सफिक्स बताता है, सफिक्स, ठीक है। यानी कि सफिक्स को देखकर हम इस बात की पहचान कर लेंगे कि अपना यौगिक संतृप्त है कि असंतृप्त है, ठीक है, सिंपल सी बात। अब सर इसमें भी है ना, सफिक्स भी दो प्रकार का सर, अपना एक प्राइमरी सफिक्स। क्या सर? प्राइमरी सफिक्स। जिस तरीके से हर प्रीफिक्स के संगत एक नाम होता है, वैसे ही सफिक्स के संगत भी एक नाम होगा। सर प्राइमरी सफिक्स को मुझे पता है सर प्राथमिक अनुलग्न बोलते हैं, प्राथमिक अनुलग्न, आपको लिखने की जरूरत नहीं है ना। या फिर हम बोल सकते हैं प्राइमरी 1 डिग्री सफिक्स, 1 डिग्री सफिक्स, ठीक। तो सर इसी तरीके से सेकेंडरी सफिक्स भी होगा क्या? हाँ बिल्कुल, सेकेंडरी सफिक्स। अब इसको देख के आप लोग डरे नहीं कृपया करके, ठीक है, इंग्लिश वाले नाम को, क्योंकि कुछ भी नहीं है। या फिर मैं इसे बोलूँगा 2 डिग्री सफिक्स, ठीक है सर, द्वितीयक, द्वितीयक, चलो लिख देता हूँ, है ना, द्वितीयक अनुलग्न। एंड यहाँ पर सर प्राथमिक अनुलग्न, क्योंकि हिंदी की क्लास है, प्राथमिक अनुलग्न। मेरे ख्याल से इतने दिन से पढ़ते पढ़ते हैं, इसमें तो आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, है ना, यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं होगी। जिस तरीके से सेकेंडरी प्रीफिक्स हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, सेकेंडरी प्रीफिक्स, ठीक है। अब यहाँ पर सर क्या है? प्राइमरी प्रीफिक्स मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और प्राइमरी सफिक्स मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। अभी फ़िलहाल, अभी के लिए इंपॉर्टेंट तो इसमें दोनों हैं, क्योंकि दोनों अलग अलग टाइप का इन्फॉर्मेशन देते हैं, लेकिन फ़िलहाल अभी करंट के लिए हम प्राइमरी सफिक्स का ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं, ठीक। चलिए जरा आप देखिए इसमें क्या है ना। अब प्राइमरी सफिक्स बताता है, अब देखिए मैंने जैसा कि ऊपर बोल दिया एल्केन, एल्कीन, एल्काइन के बारे में, तो जो ये पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन है इसमें आप और भी जोड़ सकते हो, या फिर किसी क्रियात्मक समूह के बारे में, क्रियात्मक समूह। अब क्रियात्मक समूह क्या होता है हम आगे चल के पढ़ेंगे, ठीक। यानी कि सर अपना अनुलग्न इस बात की जानकारी देता है कि अपने यौगिक में या तो संतृप्त हो सकता है, वो अपना यौगिक या तो अनसंतृप्त हो सकता है, या फिर उस यौगिक में कोई क्रियात्मक समूह होगा। जिस तरीके से हमने एल्काइल समूह पढ़ा था ना,
ठीक वैसे ही एक क्रियात्मक समूह भी होता है, फंक्शनल ग्रुप। इसकी बात हम लोग बाद में करेंगे, तब मज़ा आएगा, अभी नहीं करेंगे। ठीक, तो इन दोनों की जानकारी अनुलग्न देता है। ठीक, अब इसमें से अगर हम प्राइमरी सफिक्स के बारे में बात करें तो सर जो अपना प्राथमिक अनुलग्न होता है ये इस बात की जानकारी देता है कि जो अपना यौगिक है उसमें यौगिक में सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है कि ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक, इसका मतलब आपको समझ में आ गया कि जो सेकेंडरी सफिक्स है, सेकेंडरी सफिक्स जानकारी देगा कि यौगिक में फंक्शनल ग्रुप उपस्थित है या नहीं। ठीक, ये चीज़। अब आप देखो हर सफिक्स के कॉरस्पॉन्डिंग, हर सफिक्स के संगत एक नाम होगा। तो अगर सिंगल बॉन्ड है तो सर एन नाम होता है। ठीक है, डबल बॉन्ड है तो सर ईन होता है, ट्रिपल बॉन्ड है तो सर आइन होता है ना। ये तो आपको पता है, सिंपल सी बात। ठीक, आप ऐसे लिख लो चाहो तो एन ईन आइन, ये हाइफन लगा होता है, हाइफन। इसके आगे से इसके आगे कुछ लिखा होता है ना, वर्ड रूट, ये चीज़। ठीक, तो समझो सर एन ईन आइन, तो एन सिंगल बॉन्ड, ईन डबल बॉन्ड, आइन ट्रिपल बॉन्ड, नॉर्मल सी बात है, आपको पता होगा। तो हम लोग एन ईन और आइन। ठीक, सेकेंडरी सफिक्स कब आएगा? जब क्रियात्मक समूह आएगा, जब क्रियात्मक समूह आएगा। अब सेकेंडरी सफिक्स कई सारे हो सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे बहुत सारे हैं, डॉट 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 डॉट, ये हम तब हम पढ़ेंगे जब हम क्रियात्मक समूह पढ़ लेंगे तब। ठीक, तो एक सिस्टमेटिक वे से हम पढ़ते आ रहे हैं ये चीज़। तो फिलहाल सबसे ज़्यादा काम की बात अभी फिलहाल अपने लिए एन इन आइन, एन इन आइन। ठीक है, बात क्लियर है सर? ठीक, मैं आपको फिर से एक बार समझा दूँ। सबसे पहले हमें क्या जानकारी चाहिए? शब्द मूल की, वर्ड रूट क्या है। तो हमने पढ़ लिया मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, अनडेक, टू डेक। ठीक है, क्लियर। शब्द मूल के बाद जो हमें पता होना चाहिए वो प्रीफिक्स के बारे में पता होना चाहिए। तो सर आपने बोला कि प्रीफिक्स का मतलब साइड चेन से होता है, पास श्रृंखला, या फिर प्रीफिक्स को हम सब्स्टिट्यूएंट भी बोलते हैं, प्रतिस्थापी भी बोलते हैं। ये क्या है आगे चल के अभी हम और अच्छे से समझेंगे, लेकिन फिलहाल हमने ये समझ लिया कि सर प्रीफिक्स दो प्रकार का होता है, एक तो प्राथमिक प्रूलग्न और दूसरा द्वितीयक प्रूलग्न। तो जो प्राइमरी प्रीफिक्स होता है ये तब यूज़ होगा जब हमारा यौगिक कोई चक्रीय यौगिक होगा। ठीक है, और उस चक्रीय यौगिक जब यूज़ होगा तो वहाँ पर प्राइमरी प्रीफिक्स का नाम साइक्लो होगा। ये भी आपने बता दिया। ठीक, चलिए फिर आपने बताया सर सेकेंडरी प्रीफिक्स, द्वितीयक प्रूलग्न। द्वितीयक प्रूलग्न में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एल्काइल ग्रुप के अंदर जो आते हैं वो सर क्या है? द्वितीयक प्रूलग्न है। फिर जो हैलोजन है वो सर क्या होते हैं? सेकेंडरी प्रीफिक्स होते हैं, क्लोरो, ब्रोमो, है ना, फ्लोरो, आयोडो, ऐसे। फिर इसमें NO2 भी होता है जो नाइट्रो है, NO सर अपना नाइट्रोसो है, OR एल्कोक्सी है, ये सब भी यूज़ होते हैं। लेकिन आपने सर ये बोला कि सबसे ज़्यादा यूज़ हमें जो अभी दिखने वाला है वो हैलोजन का है और एल्काइल ग्रुप का है। ठीक है, कभी कतार NO2 OR यूज़ होगा। ठीक, और सर आपने एक बात बताई थी कि जो R होता है ना, R, इसे हम बोलते हैं एल्काइल समूह। ठीक है, जो आपने पिछली क्लास में पढ़ा दी थी। ठीक है, क्लियर है। फिर आपने सर बोला कि उसके बाद इंपॉर्टेंट है सफिक्स, जिसे हम बोलते हैं अनुलग्न। क्या बोलते हैं सर? अनुलग्न। अब सफिक्स इस बात की जानकारी देता है कि अपना यौगिक संतृप्त है कि असंतृप्त है, या फिर यौगिक में कोई क्रियात्मक समूह तो नहीं उपस्थित है। ये क्या होता है आगे चल के पढ़ेंगे हम। ठीक, फिर सर आपने ये बोला कि प्राइमरी सफिक्स बताता है कि यौगिक में एन होगा, ईन होगा कि आइन होगा, यानी जो अपना यौगिक है वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, या फिर एल्केन है, एल्कीन है कि एल्काइन में। ठीक है, एल्केन, एल्कीन की एल्काइन। ठीक, क्लियर है। चलिए, तो मैं आपके लिए बस एक बार समरी कर दे रहा हूँ ऐसे। फिर आपने सर ये बोला कि जब क्रियात्मक समूह आता है तब द्वितीयक सफिक्स आता है, द्वितीयक सफिक्स आता है तब जब क्रियात्मक समूह आता है। क्रियात्मक समूह क्या, ये हम पढ़ेंगे बाद में। ठीक, चलिए अब हम एक फॉर्मूले की बात कर लेते हैं। ठीक, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे नेमिंग के बारे में और कुछ रूल्स और पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ठीक है, तो अभी मैं थोड़ा सा फास्ट पढ़ा रहा हूँ। इतने दिन से मुझसे पढ़ते पढ़ते आपके और मेरी फ्रीक्वेंसी अब मैच होने लगती है। ठीक, होता क्या है कि सामने वाला जो पढ़ा रहा है उसकी बातें कुछ दिनों बाद समझ में आती है। तो ये लगभग 7वां या 8वां लेक्चर होगा, 8वां 9वां होगा। तो इतने दिन से आप मुझसे पढ़ रहे हो, तभी मैं थोड़ा सा फास्ट पढ़ा रहा हूँ और ये सब चीज़ें आप जानते हो। चलो मैं मानता हूँ कि नहीं जानते हो आप, लेकिन मैंने सारी बातें एक बार बोल के आपको समझा दी है। ठीक, तो यहाँ तक क्लियर है। तो प्रीफिक्स, सफिक्स, वर्ड रूट, इतना कुछ पढ़ने के बाद हम आते हैं अब एक फॉर्मूले पे। यही फॉर्मूला जान है नाम लिखने के लिए। ठीक है, दिल, जिगर, जान, यही है। ठीक, क्या है सर? एक सूत्र की बात करते हैं हम लोग, एक फॉर्मूला मैं इसे बोलता हूँ। हाँ, तो हम बात कर रहे हैं फॉर्मूले के बारे में। तो ये फॉर्मूला, ठीक है, बिल्कुल एकदम रामबाण इलाज है। ठीक,
क्या फॉर्मूला है सर? देखिए सबसे पहले अब आप तो समझ चुके हो सर कि सर प्रीफिक्स का मतलब ना पूर्वलग्न होता है प्रीफिक्स, फिर सर वर्ड रूट, सर वर्ड रूट मुझे पता है शब्दमूल होता है, फिर सर अपना सफिक्स है ना, सफिक्स तो सर अनुलग्न होता है, फिर भी मैं आपके लिए लिख देता हूँ सर पूर्वलग्न है ना, सर जी शब्दमूल ये सब पढ़ चुके हैं अभी हम है ना, फिर सर अनुलग्न, अनुलग्न ठीक है। इसमें से भी सबसे बड़ा रामबाण ये है कि सर मेरे को सबसे पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स लिखना होता है, सेकेंडरी प्रीफिक्स, फिर सर मुझे प्राइमरी प्रीफिक्स लिखना होता है, रामबाण ठीक है, फिर सर हमें वर्ड रूट लिखना होता है ना, फिर सर मुझे प्राइमरी सफिक्स लिखना होता है, फिर सर मुझे सेकेंडरी सफिक्स लिखना होता है ठीक है। सर आपने यहाँ पे सेकेंडरी लिखा है फिर प्राइमरी लिखा है, हाँ बिल्कुल ऐसा ही होता है ठीक। ये रामबाण है, क्यों रामबाण बोल रहा हूँ अभी आगे चल के आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ये सर रामबाण या फिर एक अचूक है, छोड़िए फालतू की बातें है ना, तो ये रामबाण है मतलब कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक है ना पट्टी लिखी हुई है, एक इम्पॉर्टेंट हमारे पास फॉर्मूला है ठीक। देखिए सबसे पहले मैं सेकेंडरी प्रीफिक्स ही लिखता हूँ, क्या है मैंने आपको पढ़ा दिया। फिर सर आता है प्राइमरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स तो सर तब होता है ना जब कोई साइक्लिक वाला कंपाउंड होगा, जब चक्रीय यौगिक होगा ठीक। उसके बाद सर वर्ड रूट ठीक, फिर सर प्राइमरी सफिक्स ठीक है, प्राइमरी सफिक्स पहले आता है फिर सेकेंडरी सफिक्स आता है ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूले पे ही हम इस फॉर्मूले के पाथ पे ही इसको ही फॉलो करते हुए हम नेमिंग करेंगे ठीक। फिलहाल अभी जो हम नाम करने वाले हैं वो हम ओपन चेन कंपाउंड करने वाले हैं ठीक है, विवृत श्रृंखला यौगिक ठीक है। तो विवृत श्रृंखला में सर एल्केन एल्कीन एल्काइन होते हैं, वहाँ तो सर प्राइमरी सफिक्स आएगा ही नहीं, ये तो तब आएगा जब हम साइक्लिक पढ़ रहे होंगे, एलिसाइक्लिक एरोमेटिक ठीक है। तो वैसे तो हम इसके अकॉर्डिंग ही नाम लिखते हैं, तो आप ध्यान रखोगे इस फॉर्मूले को, आप ध्यान रखना जो मैं आगे चल के आपसे पूछूंगा भी ठीक है। चलिए तो इतना कुछ समझने के बाद अब एक एक चीज़ इसमें क्या है मैंने आपको सब कुछ समझा दिया है। इसके बाद चलिए अब हम बात कर लेते हैं कुछ सेट ऑफ रूल्स की, जिसका यूज़ करके हम लोग नेमिंग वाले पार्ट को कवर करेंगे ठीक। चलिए मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। हाँ जी ठीक है, चलिए अब आप लिखिए, हेडिंग लिखिए आईपीएससी नॉमेनक्लेचर के रूल है ना, आईपीएससी नामकरण का के रूल, आईपीएससी नामकरण के नियम। नियम को याद नहीं रखना है, मेरे साथ पढ़ते पढ़ते आपको ये नियम याद हो जाएगा। आईपीएससी को हम आयुपैक भी बोला करते हैं, तो मैं आयुपैक बोलूँगा ये चीज़ ठीक। चलिए तो इतना कुछ पढ़ने के बाद, वर्ड रूट प्रीफिक्स दोनों पढ़ने के बाद, सफिक्स की जानकारी लेने के बाद ठीक, हम सर किस पे आते हैं, इस वाले पार्ट पे आते हैं ठीक। तो जो सबसे पहला नियम है वो क्या है सर, रूल फर्स्ट लिखेंगे हम लोग, रूल फर्स्ट है ना, ऐसे लिखेंगे हम, कार्बन परमाणु की लंबी श्रृंखला, ऐसे लिख लो आप ठीक, कार्बन परमाणु की लंबी श्रृंखला ठीक है, लंबी श्रृंखला का चुनाव ठीक है, सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन एटम ठीक। तो कार्बन परमाणु की लंबी श्रृंखला का चुनाव ठीक। तो सबसे पहला रूल ये बोलता है कि मुझे है ना कार्बन परमाणु की सबसे लंबी श्रृंखला का चुनाव करना है ठीक। बहुत ही सिंपल सा रूल है, आपको पता है ठीक। आप देखो मैं समझा के बताता हूँ ठीक, जैसे कि आप देखें मैं थोड़ा सा शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, ये आप समझिएगा 1 2 3 4 5 6 है ना, समझाने के लिए लिख रहा हूँ। आपको पता है CH3 CH2 CH2 CH CH3 CH3 है, पता है ना वैलेंसी के हिसाब से है ना, मैं बस समझाने के पर्पज से। ठीक, आप देखिए कार्बन की लंबी श्रृंखला को चुनाव करना है। आप देखिए 1 2 3 4 5 कार्बन, 1 2 3 4 5 कार्बन, इधर से भी 5 इधर से भी 5, मतलब कि ऐसे हम चुनाव करें तो 5 होगा ठीक है, या फिर हम नीचे जाएं तब भी 5 होगा, तो दोनों सही है, तो कहीं पर भी हम चुनाव कर सकते हैं ठीक। यहाँ पे देखो आप 1 2 3 1 2 3 3 ही है,
1 2 3 4 5 6 7, आगे जाए तो 7 होता है, नीचे आने का रास्ता है तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि सर सबसे लंबी श्रृंखला तो ये है ना, सबसे लंबी श्रृंखला ये हो गई। ठीक है, तो लंबी श्रृंखला का मुझे चुनाव करना है और साथ ही साथ ब्रांचिंग भी ज़्यादा हो। ठीक, अच्छा मैं आपको एक बात और बताता हूँ यहीं पे। तो जैसे ही हम लंबी श्रृंखला का चुनाव कर देते हैं तो ये हो गई एक लंबी श्रृंखला, इसे हम बोलते हैं पैतृक श्रृंखला। क्या बोलते हैं सर हम लोग? पैतृक श्रृंखला। पैतृक श्रृंखला यानी कि पेरेंट चेन। क्या बोलते हैं सर? पेरेंट चेन। पेरेंट चेन। तो जैसे ही हम लंबी श्रृंखला का चुनाव कर लेते हैं तो जो मुझे श्रृंखला मिली, जो चेन मिली, उसे हम बोलते हैं पेरेंट चेन यानी कि पैतृक श्रृंखला। और जो चेन बच गई, जो चेन बच गई, इसे बोलते हैं हम लोग सर साइड चेन, साइड चेन या फिर सब्स्टिट्यूएंट, या फिर सब्स्टिट्यूएंट। ठीक, साइड चेन को हम बोलते हैं पार्श्व श्रृंखला। क्या बोलते हैं सर हम लोग? पार्श्व श्रृंखला। ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट को बोलते हैं हम प्रतिस्थापी। प्रतिस्थापी क्या मतलब होता है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक, तो बात समझ में आई। यानी कि जैसे हम कार्बन के परमाणु के सबसे लंबी श्रृंखला का चुनाव करते हैं तो जो सबसे लंबी श्रृंखला होगी ना उसे हम बोलते हैं पेरेंट चेन, और जो बच गई श्रृंखला उसे हम क्या बोलते हैं? साइड चेन या फिर सब्स्टिट्यूएंट या फिर प्रतिस्थापी। इसी का नाम क्या है? साइड चेन या फिर सब्स्टिट्यूएंट। ठीक, अब जो ये साइड चेन होता है सर, ये जो साइड चेन होता है यही अपना प्रीफिक्स होता है, यही अपना प्रीफिक्स होता है। इसी को हम बोलते हैं प्रीफिक्स यानी कि पूर्व लग्न। क्या बोलते हैं? पूर्व लग्न। और ज़्यादातर ये प्रीफिक्स सेकेंडरी वाला प्रीफिक्स होगा ज़्यादातर। ठीक, पूर्व लग्न। इसीलिए तो बात समझ में आई। यानी कि प्रीफिक्स पार्श्व श्रृंखला के बारे में मुझे जानकारी प्राप्त कराता है। ठीक है, ये चीज़। अब इसमें आप देख लें सर, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पर 8 कार्बन परमाणु की सबसे लंबी श्रृंखला थी। तो ये सर हो गया पैतृक चेन यानी कि पेरेंट चेन, है ना। पेरेंट मतलब पिता, यानी कि पैतृक चेन ये है, पेरेंट चेन ये है। इसके अलावा जो कुछ भी बचा वो सर क्या होता है? साइड चेन होता है। मतलब कि यहाँ पर सर 1 2 3 साइड चेन है, 3 साइड चेन है। ये सर साइड चेन है, हाँ साइड चेन है। ठीक है, हाँ जी, ये भी अपना साइड चेन है। और साइड चेन को हिंदी में हम बोलते हैं सर पार्श्व श्रृंखला। क्या बोलते हैं सर? पार्श्व श्रृंखला। और जो अपना साइड चेन होता है उसे हम सब्स्टिट्यूएंट भी बोलते हैं, और ये ज़्यादातर सेकेंडरी प्रीफिक्स हुआ करता है ओपन चेन वाले कंपाउंड में। ठीक है, ये चीज़ तो बात समझ में आई। यानी कि सर सबसे पहले तो रूल यही है कि मुझे कार्बन के परमाणु की चुनाव करना है, गिनती करनी है ना, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांचिंग भी हो, है ना, या फिर इसे हम ब्रांच भी बोलते हैं। एक नया नाम और सर आप बोल रहे हैं, इसी को हम लोग ब्रांच भी बोलते हैं। क्या चीज़? ब्रांच, यानी कि शाखा। बात समझे? शाखा। कई सारे नाम, यानी कि पेरेंट चेन, पैतृक श्रृंखला को छोड़कर जो कुछ बचा है वो सर शाखा है, पार्श्व श्रृंखला प्रतिस्थापी है। इसे हम लोग शाखा भी बोल सकते हैं। तो 1 2 3 शाखा इसमें है, 3 ब्रांचेस हैं। ठीक है, तो यहाँ मेरे ख्याल से यहाँ तक क्लियर है। ठीक, चलिए इसमें एक रूल और होता है, वो थोड़ा सा एडवांस का रूल है, तो जब उस टाइप की नेमिंग होगी मैं वहीं पर बता दूंगा आपको। ठीक है, चलिए आप चिंता ना करें, यहाँ से अपना काम चल जाता है। तो इसको ज़रा आप नोट करें, अच्छे से नोट करें, फिर ऐसे ही सारी बातें लिखें, साइड चेन, सब्स्टिट्यूएंट वगैरह, है ना, फिर ये सारी बातें लिखें। फिर हम बात करते हैं एक और रूल की, फिर मैं टाइम देख लूँ, फिर उसके अकॉर्डिंग हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ठीक, चलिए तो अपने अकॉर्डिंग हम रूल 2 पढ़ते हैं। रूल 2 जिसे हम बोलते हैं न्यूनतम संख्या, हाँ जी सर, न्यूनतम संख्या तथा न्यूनतम योग का नियम, तथा न्यूनतम योग का नियम, है ना। तो लोवेस्ट नंबर एंड लोवेस्ट सम रूल, तो इसे हम बोलते हैं सर लोवेस्ट नंबर एंड लोवेस्ट सम रूल। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूल जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसके बिना आप नाम नहीं लिख पाएंगे आसानी से। ठीक, समझाते हैं हम। सबसे पहला जो इसमें रूल है, एक है सर न्यूनतम संख्या का रूल। सर क्या है? न्यूनतम
संख्या का नियम। तो पहला नियम सर यही है, न्यूनतम संख्या का नियम। ठीक है, न्यूनतम संख्या का नियम यानी कि लोवेस्ट नंबर का नियम। ये सर क्या है, जरा आप देख लें एग्जाम्पल के थ्रू। एग्जाम्पल से मैं आपको समझा दूंगा, वहाँ पे आप लिखते जाना, है ना। मैं अभी शॉर्टकट में ऐसे लिख रहा हूँ, समझे, जानबूझ के मैं ऐसा लिख रहा हूँ। ठीक है, CS3 CS2 CS2 CS CS3, ठीक है, जानबूझ के मैं ऐसा लिख रहा हूँ। ठीक, आप देखो जरा, मैं ये बोल रहा हूँ, सबसे पहला तो रूल ये होता है ना कि लॉन्गेस्ट कार्बन एटम की चेन, है ना, लंबी कार्बन परमाणु की श्रृंखला। देखिए 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की सबसे लंबी परमाणु की श्रृंखला यही है। यानी कि सर ये हो गया अपना पेरेंट चेन। ये सर अपना क्या हो गया, पेरेंट चेन। समझाने के लिए मैं ये सारी बातें लिख रहा हूँ इतना। ठीक, इसके बाद जो बचता है वो सर क्या होता है, साइड चेन। यानी कि सर अपना ये साइड चेन लिखा है क्या, हाँ साइड चेन लिखा हुआ है। ठीक है, बात क्लियर है यहाँ तक। मैंने बोला कोई साइड चेन है जो ए लगा हुआ है, कोई साइड चेन है जिसका नाम ए है। ए की जगह साइड चेन पता है प्रीफिक्स होता है, कुछ भी हो सकता है, अभी ए है। ठीक, तो अगर पेरेंट चेन के साथ केवल एक ही साइड चेन लगी है, एक ही साइड चेन लगी है, ध्यान से सुनिएगा, तो दो पॉसिबिलिटी होती है काउंट करने की। एक तो सर लेफ्ट टू राइट, दूसरा राइट टू लेफ्ट। अगर मैं इधर से काउंट करूँ तो 1 2 3 4 5 कार्बन के एटम को हम काउंट करते हैं, ध्यान रखिएगा इधर से काउंट करने पे। ठीक, तो मैं देखिए बताता कैसे हूँ। जब मैंने इधर से काउंट किया तो जो अपना ए था, ए सर क्या है, साइड चेन है। ए की पोजीशन सर 4 पे है, ए की पोजीशन 4 पे आती है। ठीक, जब मैं राइट से लेफ्ट काउंट करता हूँ तो 1 2 3 4 5। जब मैं ऐसे काउंट करता हूँ, समझ रहे हो, इधर से जब मैंने काउंटिंग की ये एरो, तब जो ए की पोजीशन है सर वो 2 पे आती है, 2 पे आती है। ठीक, तो फिर से सिंपल सा डायलॉग, जब पेरेंट चेन के साथ एक ही साइड चेन होगी तो दो ही पोजीशन है, लेफ्ट से या फिर राइट से काउंटिंग करना, तो दो पोजीशन मुझे मिलेगी, दो स्थितियां मिली, इसमें से छोटी वाली, तो सर छोटी वाली ये है, तो इधर से जो काउंटिंग होगी वो सही है। यानी कि सर अपना ये वाली काउंटिंग सही है, नीचे वाली काउंटिंग सही है, नीचे वाली काउंटिंग सही है, तो मुझे इस तरफ से काउंटिंग करना चाहिए। बात समझ में आ गई। इसे हम बोलते हैं सर न्यूनतम संख्या का नियम। ठीक है, तो लोवेस्ट नंबर का नियम, यानी कि अपने पास इधर से काउंटिंग करने पर 2 आता है, तो ये अपना जो रूल है ये सही है, ये काउंटिंग सही है। ठीक है, चलिए, अगर एक साइड चेन है तो एक पॉसिबिलिटी और पड़ती है कि मैंने इधर से काउंटिंग किया सर 3 कार्बन, तो सर ये 3 कार्बन की पेरेंट चेन हो गई, समझे। इसके अलावा जो बचा, जो सर बचता है ना, वो साइड चेन होता है, वो सर साइड चेन होता है, अभी आपने समझा दिया है। ठीक है, और पास श्रृंखला हम बोलते हैं इसको, ये भी बात क्लियर है। ठीक, इसमें तो सर कहीं से भी करूँ, अगर मैं यहाँ से काउंटिंग कर रहा हूँ तो जो बी की पोजीशन है सर वो 2 पे आती है, ठीक है, इधर से काउंटिंग करने पे 2 पे। अगर मैं इधर से काउंटिंग करूँ इस साइड से 1 2 3, तब भी सर अपना बी सर किस पे आता है, बी सर 2 पे आता है। ठीक, अगर लेफ्ट से या फिर राइट से कहीं से करने पर सेम पोजीशन है तो मैं कहीं से भी काउंटिंग कर सकता हूँ, यानी कि बोथ साइड से काउंटिंग राइट है, दोनों राइट है। इसमें ये रॉन्ग है, हम बोलते हैं गलत, ये सही, समझे। बात क्लियर हो गई, तो मेरे ख्याल से बात क्लियर है। ठीक है, अब मैं अगर और एग्जांपल आपको दे दूँ तो ज़रा आप देखें, देखिए, तो 1 2 3, ठीक। अब बताइए सबसे लंबी श्रृंखला कौन है? रुक जाइए, ठीक है। अब ये देखिए लंबी श्रृंखला सर कौन सी है? हाँ, 1 2 3 4 ये भी होता, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, सर ये लंबी श्रृंखला है, इसे मैं बोलता हूँ पेरेंट चेन। जो बचा सर वो होता है साइड चेन। काउंटिंग करने की 2 पॉसिबिलिटी, तो सर ऊपर से तो 1 2 3 4 5 6, सर इधर से काउंट करने पे ना सर 3 नंबर पे आता है अपना ये कार्बन। कौन? ये कार्बन, ठीक है। अगर मैं इधर से काउंट करूं तो सर 1 2 3 4 5 6, तो सर 4th नंबर पे आता है अपना ये कार्बन। ठीक, तो न्यूनतम संख्या का नियम है, तो न्यूनतम संख्या होनी चाहिए, तो सर न्यूनतम संख्या तो ये है, तो ये काउंटिंग सर सही हो जाएगी।
और नीचे वाली सर काउंटिंग गलत हो जाएगी। ठीक है, बात क्लियर है। तो सर 3 किधर से आता था? 3 तो सर ऊपर से काउंट कर नहीं पाया है, मतलब कि ये वाली काउंटिंग सही है, नीचे वाली काउंटिंग गलत है। ठीक है, बात क्लियर है। चलिए सर, बात क्लियर यहाँ तक है। ठीक, चलिए अब एक नियम और होता है। अब इसके बाद जो नियम है उसे सर बोलते हैं हम न्यूनतम योग का नियम। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नियम है। ठीक है, तो समय थोड़ा सा कम बचा है, अब इसे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। इसमें बहुत सारी बातें हैं ना, तो इस वजह से एक नए जोश के साथ पढ़ेंगे उसको, तो आपको बहुत ही मजा आएगा। ठीक, फिलहाल यहाँ तक क्लियर है। तो आज हमने ये सारी बातें सीख ली कि कार्बनिक यौगिक का नामकरण सर कैसे करना है। बहुत सारी बातें मैंने आपको बताई, कुछ हिस्ट्री वाली बातें, ट्रिवियल नेमिंग, कॉमन नेमिंग सिस्टम, फिर बाद में जेनेवा सिस्टम आया, तो कॉम्प्लेक्स नेमिंग नहीं कर पाता है, वो जटिल यौगिक के नाम नहीं लिख पाता है। फिर बाद में सर आया मेरे पास IUPAC नोमेनक्लेचर। तो IUPAC नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग हम सारे सेट ऑफ रूल्स पढ़ रहे हैं, जिसमें मैंने सबसे पहले शब्दमूल पढ़ा, फिर पुरोलग्न क्या होता है, अनुलग्न क्या होता है, ये सारी बातें क्या होती हैं। फिर इससे हमने एक सूत्र देखा, फिर किसके अकॉर्डिंग मुझे नाम लिखना है ये मैंने पढ़ा। फिर हमने कुछ रूल्स देखे कि कार्बन यौगिक की लंबी श्रृंखलाई का चुनाव करना है, साथ ही साथ उसमें ब्रांचिंग भी सबसे ज़्यादा हो। फिर हमने देखा कि सर ब्रांच भी होता है, प्रतिस्थापी होता है, ठीक है, पुरोलग्न होता है, सब्स्टिट्यूएंट होता है। फिर हमने ये न्यूनतम संख्या का नियम एक देख लिया कि अगर किसी पैतृक चेन के साथ एकमात्र एक ही साइड चेन लगी होती है तो इस प्रकार की पोजीशंस होती है, तो मुझे किस तरीके से काउंटिंग करनी है। तो अभी हमने गिनती करना सीखा है, सही या गलत। ठीक है, ये चीज़ अब हम बात करेंगे आगे चल के न्यूनतम योग के नियम पे, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट। फिर हम नेमिंग की बातें करने लगेंगे। ठीक है, तो फिलहाल अभी तक देखते रहेंगे। बहुत बहुत थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।